सुबह अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी और आप लोग खैरियत से भी होंगे। हमारी जो आखिरी क्लास हुई थी उसमें हमने जो है वो सीआरओ पे बात की थी और हमने कैलकुलेट किया था कि किस तरह से हम सीआरओ को जो है वो रीडिंग्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमने ये डिस्कस किया था कि सीआरओ पर हम ऐसी इनपुट देते हैं तो उस ऐसी इनपुट का हम जो है वो मतलब कैसे निकालते हैं। जब हम सीआरओ को कोई ऐसी इनपुट देते हैं तो हम वहाँ पर तीन चीज़ें मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। एक हम जो है वो पीक वोल्टेज मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, एक हम उसका टाइम पीरियड मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं और एक हम उसका जो है फ्रीक्वेंसी मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, सीआरओ की स्क्रीन पर जो ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पर जो एक डिवीजन है, हॉरिजॉन्टल जो एक डिवीजन है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल एक डिवीजन है वो किसके बराबर है, वो आपको पता चलता है टाइम बेस से। और वर्टिकल जो एक डिवीजन है वो किसके बराबर है, वो आपको पता चलता है किससे, वाई गेन से। जैसे यहाँ पर टाइम बेस 2 मिलीसेकंड पर डिवीजन पे सेट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली जो एक डिवीजन है आपकी वो 2 मिलीसेकंड के बराबर है। और वाई गेन आपका 5 वोल्ट्स पर डिवीजन पे कभी सेट हुआ हुआ है, इसका मतलब कि वर्टिकली जो आपकी एक डिवीजन है वो 5 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और शायद आप लोगों को याद हो कि हमने किस तरह सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। और चलो देखें, ये हमने एक स्पेस बनाया है। टाइम बेस की जो सेटिंग है सब वो कितनी है, टाइम बेस की सेटिंग आपकी 5 है। 2 वोल्ट्स पर डिवीजन। अभी बताएं कि यहाँ पर वेव का पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसका पीक वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो तीन चीज़ आपको मालूम करनी है। आपको यहाँ पे तीन चीज़ें मालूम करनी है। ये जो हमने एसी इनपुट दिया हुआ है सीआरओ को, इसका जो है टाइम पीरियड कितना है, इनके पीरियड ऑफ वेव कितना है, इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है और इसका जो पीक वोल्टेज है वो कितना है। ये आपको जो है तीन चीज़ें यहाँ पर बतानी है। ठीक है जी, कोशिश करें ज़रा तीन चीज़ें बताने की। हाँ भाई, कुछ आंसर आया इसका कुछ।
समीर साहब का जो आंसर आ रहा है 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है। सलमान साहब कह रहे हैं यस सेम। समीर अहमद कह रहे हैं कि 40 मिली सेकेंड टाइम पीरियड आ रहा है और 4 वोल्ट पीक वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आता है कि टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक भी एक वेव बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको जो टाइम पीरियड आ रहा है वो 8 डिविजन्स में आ रहा है। आपका टाइम पीरियड जो है वो 8 डिविजन्स में आ रहा है। और हॉरिजॉन्टली एक डिवीजन किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टली एक डिवीजन जो है 5 मिली सेकेंड के बराबर है, क्योंकि जो आपने टाइम पीरियड सेट किया हुआ है वो 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन पे सेट किया हुआ है। तो लिहाजा आपका टाइम पीरियड बराबर होगा 8 डिवीजन्स के और एक डिवीजन बराबर है 5 मिली सेकेंड्स के। लिहाजा आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 मिली सेकेंड आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए टाइम पीरियड को पहले मिली सेकेंड से सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 40 को करेंगे डिवाइड बाई 1000 तो बन जाएगा 0.04 सेकेंड्स। 0.04 सेकेंड जो क्या हो जाएगा वो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड सेकेंड्स में दिया हुआ हो तो तब करेंगे 1/0.04। ये कितना बन जाएगा 25 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज हो गई, टाइम पीरियड 40 सेकेंड्स हो गया। अब आ जाए पीक वोल्टेज पे। पीक वोल्टेज का मतलब है सेंटर से लेकर पीक तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि ये वेव सेंटर में है या नहीं है तो आप पीक से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस लें, उसको डिवाइड बाई 2 कर लें। मिसाल दो ये पीक है और ये बॉटम है। अब पीक और बॉटम के दरमियान 1 2 3 4 डिविजन्स हैं। लिहाजा जो पीक वोल्टेज होगा यहाँ पर वो किसके बराबर होगा 4/2, यानी कि 2 डिविजन्स के बराबर आपका पीक वोल्टेज होगा। और वर्टिकली अगर आप देखें तो एक डिवीजन किसके बराबर है, वर्टिकली देखें तो डिवीजन 2 वोल्ट के बराबर है। तो आपका पीक वोल्टेज बराबर हो जाएगा 2 डिविजन्स मल्टीप्लाई बाई 2 वोल्ट, यानी पीक वोल्टेज आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, पीक वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, पीक वोल्टेज आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। तो टाइम आपका हो गया, टाइम पीरियड आपका हो गया 40 मिली सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 25 हर्ट्ज और पीक वोल्टेज आपका हो गया 4 वोल्ट। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो। अब चूँकि सब लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया, सिर्फ समीर ने और सलमान ने आंसर बताया था, तो मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, बाकी लोग भी इसको ट्राई करें ज़रा प्लीज़ जल्दी से शाबाश। ठीक भाई, ये एक ट्रेस है, टाइम बेस को हमने किस पे सेट किया हुआ है, टाइम बेस को हमने सेट किया हुआ है 2.1 पे, और जो वाई गेन है उसको हमने सेट किया हुआ है 5 पे। वाई गेन को हमने सेट किया हुआ है 5 पे और टाइम बेस को हमने सेट किया हुआ है 0.1 मिली सेकेंड पर डिवीजन पे। अब आप वही तीनों चीज़ें मालूम करें कि इस वेव का टाइम पीरियड कितना है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है और इस वेव का पीक वोल्टेज कितना है। तो जिस तरह से हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन ट्राई करें। अब सब लोग ट्राई करें ज़रा प्लीज़ इसको।
ऑल राइट। तो भाई आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं इसके। समीर साहब कह रहे हैं कि 0.4 मिली सेकेंड टाइम पीरियड है इसका, 2500 फ्रीक्वेंसी है इसकी, 2.5 पीक वोल्टेज है। हमाद सिद्दीकी कह रहे हैं कि 15 वोल्ट इसका पीक वोल्टेज है। और समीर अहमद कह रहे हैं सॉरी। और सलमान कह रहे हैं 15 वोल्ट। फलाह जैनब कह रही हैं 2500। अलिशबा कह रही हैं 0.4 टाइम्स। समीर अहमद कह रहे हैं 2.5 इंटू 5 इज 15 वोल्ट। समीर भाई क्या कर रहे हो? 2.5 इंटू 5 15 होता है, 2.5 इंटू 5 12.5 होता है। और अलिशबा कह रही हैं कि 2500 फ्रीक्वेंसी। चलें चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका टाइम पीरियड मालूम करें, अगर उसका टाइम पीरियड मतलब है एक वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक पूरी वेव बन रही है। एक वेव कितनी डिवीजन में बन रही है? 1 2 3 4। ये पूरी वेव का जो टाइम है वो 4 डिवीजन में पूरा हो रहा है। और हॉरिजॉन्टली जो आपका स्केल है वो ये कहता है कि एक डिवीजन 0.1 मिली सेकेंड की है। तो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिली सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.4 मिली सेकेंड। तो भाई आपका टाइम पीरियड जो है वो हो गया 0.4 मिली सेकेंड हो गया। अब आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो इन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमेशा टाइम पीरियड को जो है वो सेकेंड्स में लिया जाता है। तो मिली सेकेंड को सेकंड में चेंज करने के लिए आप 0.4 को डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जब आप 0.4 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेकेंड्स। चेंज हो गया तो मिल जाएगा 0.0004 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा 0.0004 सेकेंड्स। इसका टाइम पीरियड इन सेकेंड्स हो गया। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड लेना पड़ता है और टाइम पीरियड सेकेंड्स में होना चाहिए। देखो 1/0.0004। तो चेक करें क्या आई फ्रीक्वेंसी। 1/00004। बहौल आप लोगों के 2500 आ रहा है आंसर। चलें आप लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है भाई, 2500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्या जाता है पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज मतलब बताएं कि एक पीक से लेकर बॉटम तक कितना गैप है उसका आधा। पीक से लेकर बॉटम तक गैप है 1 2 3 4 5 6। तो 6 का आधा कितना होता है? 3। और पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा? 3 डिवीजन के बराबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है ना, बॉटम से लेकर पीक तक। तो पीक से लेकर बॉटम तक 6 डिवीजन से, तो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो आधा होता है ना उसका, यानी कि 3 डिवीजन का आपका एम्पलीट्यूड होगा। अब आपने जो है 5 को इसको वर्टिकली एक स्केल आपने सेट किया हुआ एक डिवीजन 5 के बराबर है। तो 3 डिवीजन का मतलब क्या होगा? 3 डिवीजन का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा? आपका पीक वोल्टेज 15 वोल्ट। ठीक है, तो पीक वोल्टेज 15 वोल्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी 2500 हर्ट्ज हो गई और टाइम पीरियड 0.4 मिली सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ अभी हमने एक वेव बनाई है इसमें, इसमें हमने टाइम बेस सेट किया हुआ, किसको सेट किया हुआ? टाइम बेस जो कि मिली सेकेंड पर डिवीजन में सेट किया हुआ है 2 पे। जो वाई गेन है जो होता है वोल्ट्स पर डिवीजन, 2 पे सेट किया है।
उसके लिए भी हम वही चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं कि इसका टाइम बेस कितना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसका पीक वोल्टेज कितना होगा। अब मसला ये है कि टाइम पीरियड मालूम करने का आपको एक पूरी वेव चाहिए होती है। वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब वेव जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, वो स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा, इनकी पूरी वेव आ ही नहीं रही स्क्रीन पर। तो अगर पूरी वेव स्क्रीन पर नहीं आ रही तो फिर हम टाइम पीरियड का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? तो फिर हम टाइम पीरियड का अंदाज़ा ऐसे लगाएंगे कि हम पूरी वेव के बजाय आधी वेव ले लेंगे। ठीक है, हम पूरी वेव के बजाय आधी वेव ले लेंगे और आधी वेव का डबल कर लेंगे। अब देखें, आधी वेव का जो टाइम आ रहा है वो 4 डिविजन्स में आ रहा है। आधी वेव का टाइम कितने में आ रहा है? 4 डिविजन्स में आ रहा है। तो अगर आधी वेव का टाइम 4 डिविजन्स में आ रहा है तो पूरी वेव का टाइम कितने डिविजन्स में आएगा? 8 डिविजन्स में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिस्प्ले पर मुझे पूरी वेव नज़र नहीं आ रही, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैंने आधी वेव देख ली कि आधी वेव कितना टाइम ले रही है। तो आधी वेव 4 डिविजन्स ले रही है, तो फिर इसका मतलब है कि पूरी वेव कितना लेगी? 4 + 4 यानी कि 8 डिविजन्स। और आपका जो एक डिवीजन है वो कितने टाइम के बराबर है, ये आपको टाइम बेस का स्केल बताता है। और टाइम बेस का स्केल आपको बता रहा है ये 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन के बराबर है। तो आपका टाइम पीरियड ऑफ वेव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड यहाँ पर कितना आ गया? टाइम पीरियड यहाँ पर 16 मिली सेकेंड्स आ गया। अब एक चीज़ और देखें, 16 मिली सेकेंड का जो टाइम है इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको फ्रीक्वेंसी में यूज़ कर सकें। तो ये बनेगा 0.016 सेकेंड्स बन गया। अब फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 टाइम पीरियड करना पड़ेगा, यानी कि 1/0.016 सेकेंड्स। तो मुझे चेक करके बताओ 1/0.016 का आंसर क्या आता है? 62.5। तो फ्रीक्वेंसी की हो गई 62.5 हर्ट्ज हो गई। फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसकी? 62.5 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। बाकी चीज़ रह गई पीक वोल्टेज। आखिरी चीज़ क्या रह गई? आखिरी चीज़ रह गई पीक वोल्टेज। अब जो उसका पीक वोल्टेज है वो कैसे आएगा भाई? अभी देखिए, सेंटर से लेकर पीक तक की हाइट कितनी है, या आप ये भी देख सकते हैं कि एक पीक से लेकर अगले बॉटम तक की हाइट कितनी है। तो सेंटर से लेकर पीक तक की हाइट इसकी 1 2 3 4 डिवीजन बन रही है। तो पीक वोल्टेज आपका 4 डिवीजन के बराबर है। और वर्टिकली एक डिवीजन किसके बराबर है? ये आपको वाई गेन बताता है। तो वाई गेन ये कह रहा है कि वर्टिकली एक डिवीजन जो है 2 वोल्ट के बराबर है। मल्टीप्लाई में आप 2 वोल्ट कर देंगे तो पीक वोल्टेज आपको कितना हो जाएगा? पीक वोल्टेज आपका हो जाएगा 8। ठीक है, पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा भी आपका? पीक वोल्टेज आपका 8 वोल्ट हो जाएगा। सही है भाई? चलिए, एक क्वेश्चन अब आप लोग करें। चलें भैया, हमने एक ट्रेस बनाया। अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना इस ट्रेस की, वो है 500 हर्ट्ज। और जो उसका पीक वोल्टेज है ना, वो है, समझ लें आप, 14 वोल्ट। पीक वोल्टेज कितना है इसका? 14 वोल्ट। और उसकी फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। आप लोगों को ये बताना है कि हमने जो टाइम बेस सेट किया हुआ है उसकी सेटिंग क्या है।
टाइम बेस जो कि मिली सेकंड में हमने सेट किया हुआ, मिली सेकंड पर डिवीजन में उसकी सेटिंग क्या है, और वाई गेन जो कि हमने सेट किया हुआ है वोल्ट्स पर डिवीजन में, तो ये बताएं कि उसकी सेटिंग क्या है। यानी हमने सवाल को उल्टा कर दिया। पहले हम आपको टाइम बेस की सेटिंग और वाई गेन देते थे और पूछते थे कि बताओ पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब हमने उल्टा कर दिया, हम आपको पीक वोल्टेज दे रहे हैं ट्रेस का और फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं बताओ टाइम बेस की सेटिंग क्या है और वाई गेन की सेटिंग क्या है। चलें ये सवाल आप लोगों को करना है, करें सब लोग, ट्राई करें, शाबाश। ओके, मोहम्मद अम्माद कहते हैं कि 3.5 जो है टाइम बेस की सेटिंग है। मोहम्मद सलमान कहते हैं कि 4 वोल्ट जो है वाई गेन है। और फिर मोहम्मद हम्माद सिद्दीक कहते हैं सॉरी 3.5 वाई गेन है। और फिर समीर अहमद साहब कहते हैं कि 4 वोल्ट वाई गेन है। अच्छा, तो बाकी लोग गए ख्याल। अच्छा, फला जैनब कहती हैं कि 4 वोल्ट वाई गेन है। ओके, हो सकता है। अनस असलम और मोहम्मद सलमान कहते हैं कि टाइम बेस 1 है। अच्छा, हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये है क्या कहते हैं 500 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा टाइम पीरियड कितना होगा। हमारा टाइम पीरियड होगा 1/500, यानी कि 0.002 सेकेंड्स। तो 1/500 का मतलब है 0.002 होगा ना भाई। 1/5 0.2 होता है, 1/50 0.02 होगा, 1/500 0.002 होगा। ये टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड्स आ गया। मिली सेकेंड्स में कितना होगा।
0.02 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो देगा 2 मिली सेकेंड्स, यानी कि हमारा टाइम पीरियड जो है 2 मिली सेकेंड्स के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी वेव कंप्लीट कहाँ हो रही है, यहाँ से एक वेव स्टार्ट होती है और यहाँ पर एक वेव खत्म होती है। तो हमारी वेव का जो टाइम पीरियड आ रहा है इस डायग्राम पर वो 2 डिविजन्स के बराबर आ रहा है और कैलकुलेशन से ये टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड है। तो अगर हमारा टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड्स है और डायग्राम में हमारा टाइम पीरियड 2 डिविजन्स पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिविजन्स किसके बराबर हुई, 2 डिविजन्स 2 मिली सेकेंड्स के बराबर हुई। ये मतलब हुआ ना, हॉरिजॉन्टली बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टली एक डिवीजन किसके बराबर होगी, 1 मिली सेकेंड के बराबर। अब हॉरिजॉन्टली एक डिवीजन 1 मिली सेकेंड के बराबर है, ये आपको कौन बताता है, ये आपको टाइम बेस बताता है। तो आपने टाइम बेस को किस पे सेट किया हुआ है, आपने टाइम बेस को माशाल्लाह से 1 पे सेट किया हुआ है। आपने टाइम बेस को माशाल्लाह से 1 पे सेट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 डिवीजन जो है 2 मिली सेकेंड के बराबर हैं, तो एक डिवीजन 1 मिली सेकेंड के बराबर होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है पीक वोल्टेज पे। पीक वोल्टेज का मतलब है सेंटर से आपकी हाइट कितनी है पीक की, तो सेंटर से आपकी हाइट है 1 2 3 4। अब सेंटर से आपकी जितनी हाइट होती है सेंटर से नीचे भी उतनी हाइट होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंटर से नीचे 4 डिवीजन नहीं है बल्कि 3 डिवीजन है। इसका मतलब ये है कि ये वेव बिल्कुल सेंटर में नहीं है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, सूरत में हम ये करते हैं कि पीक से लेकर बॉटम तक की डिवीजन काउंट करते हैं। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, पीक से लेकर बॉटम तक की डिवीजन काउंट करते हैं। अब पीक से लेकर बॉटम तक की डिवीजन कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बन रही हैं। अब इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा पीक वोल्टेज जो है वो 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3.5 डिवीजन्स के बराबर हो जाएगा। हमारा पीक वोल्टेज 3.5 डिवीजन्स में आ रहा है और पीक वोल्टेज की वैल्यू 14 वोल्ट है। हमारा पीक वोल्टेज डायग्राम में 3.5 डिवीजन्स पर आ रहा है और पीक वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 14 वोल्ट। उसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकली 3.5 डिवीजन्स किसके बराबर होंगे, वर्टिकली 3.5 डिवीजन 14 वोल्ट के बराबर होंगे। तो वर्टिकली एक डिवीजन किसके बराबर होगी, वर्टिकली डिवीजन 14 डिवाइड बाय 3.5 के बराबर होगी यानी कि 4 वोल्ट के बराबर। तो वर्टिकली आपके डिवीजन 4 वोल्ट के बराबर है। अब वर्टिकली एक डिवीजन किसके बराबर होती है कौन बताता है, वाई गेन बताता है। मतलब कि वाई गेन को आपने किस पे सेट किया हुआ है, वाई गेन को इस वक्त आपने 4 पर सेट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई गेन को आपने इस वक्त 4 पर सेट किया। ठीक है भाई, समझ में बात आई कुछ कुछ। अच्छा, और देखें अभी सी आर ओ को। फर्स्ट में सी आर ओ जो है ना वो एक वेव को डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ से आपने एक वेव फेंकी, ठीक है, जब हमने यहाँ से वेव फेंकी तो सी आर ओ को इस तरह से करके एक पल्स बनी, समथिंग लाइक दिस। ये पल्स किस वक्त बनी, जब आपने वेव फेंकी थी। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है t1। तो टाइम t1 पर आपको ये पल्स मिली, ये वेव चली गई, फिर आपको सी आर ओ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। इसके बाद एक इस दीवार से टकरा कर ये पल्स वापस आई और वापस तो पहुँची है t2 पे वापस पहुँची। जब ये वापस पहुँची तो फिर आपको फिर से पल्स नज़र आई ऐसे। ये आपका टाइम कितना है t2, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि ये जो पल्स है, ये पल्स फर्ज करें लाइट थी, ये पल्स क्या थी, लाइट थी। यानी लाइट जब यहाँ से गई तो टाइम क्या हो रहा था t1, जब लाइट वापस आई तो टाइम क्या हो रहा था t2, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है लेट से 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फर्स्ट का डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, आप तो कह रहे हैं 120 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर।
फर्स्ट कह रहा है डिस्टेंस 1200 किलोमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर। तो सवाल फिर ये पैदा होगा कि यहाँ पर जो टाइम बेस की सेटिंग है वो हमने क्या की है। सवाल क्या होगा कि टाइम बेस जो हमने मिली सेकेंड पर डिवीजन में सेट किया हुआ है वो क्या सेट किया हुआ है, ये सवाल। अब देखिए सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन आप थोड़ा गौर करेंगे तो बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। ये वो टाइम है जिस टाइम पर लाइट गई थी, और ये वो टाइम है जिस टाइम पे लाइट वापस आई है। ठीक है, अब अगर हम ये देखते हैं कि लाइट को आने जाने में टाइम कितना लगेगा। लाइट की जो स्पीड होती है वो आपको याद होनी चाहिए, आपने ओलेविस में पढ़ी थी। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रही है, वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। लाइट यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रही है 1200 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2। 1200 के साथ 10⁻³ क्यों लगाया, क्योंकि आपने 1200 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। और मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया, क्योंकि 1200 किलोमीटर जाने का, 1200 किलोमीटर आने का है। तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा 2400 × 10⁻³ मीटर। अब अभी देखेंगे डिस्टेंस आने जाने में इसको टाइम कितना लगेगा। आपने बचपन में पढ़ा था कि स्पीड बराबर होती है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा था कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम की। तो यहाँ पर स्पीड आपको कितनी दी हुई है 3 × 10⁸। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2400 × 10⁻³। और टाइम आप मालूम करने के ख्वाहिशमंद है। टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा 2400 × 10⁻³ डिवाइड बाई 3 × 10⁸। तो मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका, जल्दी शाबाश। 2400 × 10⁻³ डिवाइड बाई 3 × 10⁸ करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ऑलराइट, तो बकौल हम्माद साहब के ये 8 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। 8 एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स आ रहा है ये। अब ये 8 एक्सपोनेंट -3 सेकेंड का मतलब हुआ 8 मिली सेकेंड्स, यानी कि ये लाइट के जाकर वापस आने का टोटल टाइम बन रहा है 8 मिली सेकेंड। तो 10⁻³ का मतलब मिली होता है ना, तो 8 मिली सेकेंड का टाइम बन रहा है। अब इस सीआरओ के हिसाब से जो लाइट जाकर वापस आई है वो कितने डिवीजन्स में जाकर वापस आई है, 1 2 3 4। यानी कि हमारे हिसाब से इस सीआरओ में जो टाइम है वो 4 डिवीजन्स के बराबर है, और कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम 8 मिली सेकेंड्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सीआरओ की जो 4 डिवीजन्स हैं वो 8 मिली सेकेंड्स के बराबर है। तो फिर सीआरओ की एक डिवीजन किसके बराबर होगी, सीआरओ की एक डिवीजन 2 मिली सेकेंड्स के बराबर होगी। अब सीआरओ की एक डिवीजन 2 मिली सेकेंड्स के बराबर होने का मतलब ये है कि टाइम बेस को आपने किस पर सेट किया हुआ था, टाइम बेस को आपने 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन पर सेट किया हुआ था। इसका मतलब ये होगा टाइम बेस को आपने 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन पर सेट किया हुआ। ठीक है भाई, तो कुछ कुछ समझ में आई बात, आई होप के कुछ समझ में आई होगी बात। एक चीज़ और, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि सीआरओ जो डिस्प्ले आता है एसी का वो डिफरेंट तरीके से आता है। मिसाल के तौर पर ये एक डिस्प्ले आ रहा है, एक नॉर्मल साइन वेव है। तो सीआरओ का यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या मतलब है, सीआरओ का यहाँ से लेकर का मतलब है टाइम पीरियड, और सीआरओ का यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब है पीक वोल्टेज। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीआरओ पर जो वेव बनती है वो इस तरह से बनती है, समथिंग लाइक दिस। अगर सीआरओ पे वेव ऐसे बन रही हो ना, तो फिर उसको हम कहते हैं स्क्वायर वेव। तो हम कौन सी वेव कहते हैं, स्क्वायर वेव। उसको कौन सी वेव कहते हैं, साइन वेव। कभी कभी वेव ऐसे ही बनती है लाइक दिस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वेव। अब जो स्क्वायर वेव बनती है सीआरओ पर, उसमें जैसे हमारी ये नॉर्मल वेव में ये चीज़ क्या होती है, क्रेस्ट, और ये चीज़ क्या होती है, ट्रफ। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाता है, एक वेव बनाता है। तो यहाँ पर जो ये जो नीचे लाइन होती है ना, ये हमारा ट्रफ होती है, और ये ऊपर जो लाइन होती है हमारा क्रेस्ट होती है। तो एक ट्रफ और एक क्रेस्ट मिलकर एक वेव बनाता है। फिर अगला ट्रफ आ गया, अगला क्रेस्ट आ गया, 2 वेव। अगला ट्रफ और अगला क्रेस्ट आ गया, 3 वेव। अगला क्रेस्ट, अगला ट्रफ, ट्रफ और क्रेस्ट आ गया, 4 वेव।
ऐसे यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये क्रेस्ट होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है ट्रफ होता है। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बन गया, एक वेव। तो फर्स्ट करें कहीं पर आपको स्क्वायर वेव दी हुई है इस तरह से, ये स्क्वायर वेव देख कर बताएं टोटल कितनी वेव्स हैं। ये शाबाश, ये स्क्वायर वेव देख कर बताएं टोटल कितनी वेव्स बनी हुई हैं। बताइए अच्छा भाई, मोहम्मद सलमान साहब का कहना है 4, सरोज हसन का कहना है 4, तमसीर सलमान का कहना है 4, अनस असलम का कहना है 4। चलो चेक कर लेते हैं। इसका एक बड़ा आसान तरीका है, इसमें काउंट करें क्रेस्ट कितने हैं। 1 क्रेस्ट, 2 क्रेस्ट, 3 क्रेस्ट, 4 क्रेस्ट, 5 क्रेस्ट। और चेक करें ट्रफ कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो है 4 ट्रफ हैं लेकिन 5 क्रेस्ट हैं। तो इसमें से जो 4 क्रेस्ट हैं और 4 ट्रफ हैं, उसका मतलब तो क्या हो गया, 4 वेव्स। और एक क्रेस्ट आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, एक क्रेस्ट आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 0.5 वेव। तो टोटल ये कितनी वेव्स होंगी, टोटल 4.5 वेव्स। वेव नहीं है, ये 4.5 वेव्स हैं। आपको नंबर ऑफ क्रेस्ट और नंबर ऑफ ट्रफ देखना पड़ेंगे, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्रेस्ट और नंबर ऑफ ट्रफ देखना पड़ेंगे। यहाँ पे चूंकि 5 क्रेस्ट हैं और 4 ट्रफ हैं, तो ये 4 वेव्स नहीं है, फिर 4.5 वेव्स हैं, 4.5 वेव्स, ठीक है। बहरहाल सीआरओ पे हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली, और वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर पे भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अब हम एक काम करते हैं, इसकी एक वर्कशीट है उसको सॉल्व करते हैं। चलो जी, एक और वर्कशीट आ गई मार्केट में अभी, ठीक है। ये बुक्स आप लोगों को कॉलेज में से मिलना शुरू हो गई हैं, आप लोग ये बुक्स ले लीजिएगा, उसमें सारी वर्कशीट्स मौजूद हैं जो मैं आपको करवाता हूँ ये, ठीक है। ये वर्कशीट नंबर 6 आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, और ये वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि द डायग्राम शो द ट्रेस ऑफ अ वेव ऑन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। The vertical and horizontal grid lines have a spacing of 1 centimeter. The voltage scaling is 4 volt per centimeter and the time scaling is 5 millisecond per centimeter. यानी कि वर्टिकली जो ये एक डिवीजन है या जो 1 सेंटीमीटर है ये 4 वोल्ट के बराबर है, और हॉरिजॉन्टली जो एक डिवीजन है या जो 1 सेंटीमीटर है ये 5 मिली सेकेंड के बराबर है। क्या बताएं इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यानी कि पीक, और पीरियड कितना है। अब देखिए एम्पलीट्यूड मालूम होने का तरीका क्या है, पीक से लेकर बॉटम तक की हाइट मालूम करें। पीक से लेकर बॉटम तक की हाइट है 1, 2, 3 डिवीजन। तो जो पीक वोल्टेज होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, वो इसका हाफ होता है, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 डिवीजन। तो पीक वोल्टेज यानी कि एम्पलीट्यूड आपका बराबर है 1.5 डिवीजन के, और स्केल के हिसाब से डिवीजन किसके बराबर है, वर्टिकली 4 वोल्ट के बराबर है। तो कितना बना, ये बना, ये बन गया आपका
6 वोल्ट बन गया। ठीक है, कितना बन गया? 6 वोल्ट बन गया ये। अब आ जाए पीरियड पे। यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वेव खत्म हो रही है। 1 2 3 4 डिवीजन। पीरियड ऑफ वेव जो है वो 4 डिवीजन के बराबर है और हॉरिजॉन्टली डिवीजन 5 मिली सेकेंड की है। तो 4 इंटू 5 मिली सेकेंड, तो आपकी जो टाइम पीरियड हो गया वो बराबर हो गया 20 मिली सेकेंड। पीरियड आपका 20 मिली सेकेंड हो जाएगा और एम्पलीट्यूड आपका 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो गया भाई? आंसर सी हो गया। और आई होप के बाद जो आप सब लोग भी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2. The diagram shows a stem of a Celsius thermometer marked to show initial and final temperature values. So what is the temperature change expressed to an appropriate number of significant figures? आसान जबान में आपको फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो मेंशन किया हुआ है इसको रीड करना है, फिर आपको फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम करना है। अब आपको जो इनिशियल टेम्परेचर है वो इस डिवीजन पर है, जब आपको फाइनल टेम्परेचर है वो इस डिवीजन पर है। अगर आप गौर फरमाएं तो एक डिवीजन 0.5 की है, 0 के बाद 0.5, यह आ गया 1, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4 एंड 4.5। ऐसे ही ये नेगेटिव में अगर आप जाएँ तो ये -5.5 होगा, ये -6 होगा, ये -6.5 होगा। -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर हो गया इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर आपका होगा 14.0। फाइनल टेम्परेचर आपका 14.0। अब आपका जो चेंज इन टेम्परेचर होगा बराबर होगा 14.0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर -6.5, जाएगा 14.0 माइनस माइनस प्लस 6.5, तो आपका चेंज इन टेम्परेचर बनेगा 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 20.5 का ऑप्शन है कोई आपके पास? ये रहा 20.5, तो आपका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि इसका ऑप्शन 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्टूडेंट इज गिवन अ रील ऑफ वायर ऑफ डायमीटर लेस देन 0.2 मिलीमीटर and is asked to find the density of the matter. Which pair of instrument would be most suitable to find for finding out the volume of the wire? आपको एक वायर का वॉल्यूम मालूम करना है और उस वायर का जो डायमीटर है वो 0.2 मिलीमीटर से भी कम है। तो अगर आपको वायर का वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम ऑफ वायर के लिए फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, यानी कि आप इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से या लेंथ से। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वायर का वो आएगा πd²/4 से, और हाइट का मतलब है लेंथ। तो इसका मतलब ये हो कि वॉल्यूम ऑफ वायर को मालूम करने के लिए आपको दो चीज़ों का नापना पड़ेगा, एक आपको वायर का डायमीटर नापना पड़ेगा और एक आपको वायर की लेंथ नापनी पड़ेगी। तो मुझे बताएं कि एक वायर का डायमीटर आप किस चीज़ से नापेंगे? एक वायर का डायमीटर आप किस चीज़ से नापेंगे, उस चीज़ का नाम बताएं मुझे। एक वायर का डायमीटर मेजर करना है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे? यस, अगर आपको वायर का डायमीटर नापना है तो किससे नापेंगे? तो आप नापेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। ठीक है, तो अगर एक वायर का डायमीटर नापना है तो वो आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से नापेंगे। लेंथ किससे नापेंगे? लेंथ अरे स्केल से नापेंगे, मीटर रूल से नापेंगे आप लेंथ। ठीक है, लेंथ आप मीटर रूल से नापेंगे। तो लिहाजा आपने डायमीटर निकाला माइक्रोमीटर से, लेंथ आपने निकाली मीटर रूल से, तो क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा। ऐसा कहाँ दिया हुआ ऑप्शन? ऑप्शन बी में दिया। बी में मीटर रूल और माइक्रोमीटर का जिक्र किया है इसने, तो मीटर रूल से आप लेंथ नापेंगे और माइक्रोमीटर से डायमीटर नापेंगे, इंशाल्लाह ताला वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग स्क्रीनशॉट लेने, ये आप लोगों का होमवर्क है। कल जब आप क्लास में आएंगे तो आप मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझाएंगे किस तरह से आपने सॉल्व किया, और कल क्लास में इंशाल्लाह ताला इस वर्कशीट को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं और डिस्कस करूँगा आप लोगों से कि आप लोग सारे लोग ग्रुप पे तो ऐड है ना, आप लोग जब मैंने जो क्लास का ग्रुप बनाया उसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि मैं भी टेस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा ग्रुप पर।
तो अगर आप उस ग्रुप में ऐड हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है, आपने अभी तक मुझे अपना नंबर सेंड नहीं किया है, तो अपने नंबर से मुझे एक मैसेज कर दें, अपना नाम लिख के। नाम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट करें, आपका नाम है शान, तो आप क्या लिखेंगे? शान, AS स्पेस D स्पेस WH स्पेस 20 स्पेस 20। तो बिल्कुल इस पैटर्न पर एक मैसेज टाइप करके मुझे व्हाट्सएप कर दें या टेक्स्ट कर दें, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे। इसी पैटर्न पे प्लीज़ लिखिएगा, उससे मुझे बहुत आसानी रहती है नाम सेव करने में, ग्रुप बनाने में। तो शान की जगह अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका नाम सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा मलिक है तो आप सिर्फ मुर्तज़ा लिखते हैं बस, ठीक है। तो अपना नाम लिखें शॉर्ट में शान की जगह, फिर बाकी स्पेस AS स्पेस D स्पेस WH स्पेस 20 स्पेस 21। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अपना नाम लिखकर मुझे टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप कर दें। अगर आप पहले कर चुके हैं और ग्रुप में ऐड हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपना नाम सेंड कर चुके हैं और मैंने आपको अभी तक आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया या ग्रुप नहीं बनाया अभी तक आपका, तो फिर आप फिर दोबारा सेंड करें मुझे इस तरह से लिख के। तो आप तमाम लोग जिस तरह से अपना नाम लिख कर मुझे भी व्हाट्सएप कर दें, तो मैंने अगर आपका ग्रुप बना दिया तो उसमें ऐड कर दूंगा, और अगर ग्रुप नहीं बना आपकी क्लास का तो ग्रुप बना दूँगा। ये काम ज़रूर कर लें, तो मैं ग्रुप के ऊपर जब भी टेस्ट के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि आपका नेक्स्ट वीक से शुरू होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो कल क्लास में मिलते हैं। कल क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कल हो सकता है हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करें। सही है, थैंक यू जी।